जय हिंद। क्रांति आर्ट्स जीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का जो है सिविक्स और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर जो है सेकेंड को स्टार्ट किए थे और इसमें हम लोग देखे थे एकात्मक शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन। एकात्मक शासन क्या है, संघात्मक शासन क्या है, ये हम लोग देख लिए थे। अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर एकात्मक शासन है। वहीं बात करें यदि अमेरिका हो गया, फिर आपको इधर देखिएगा तो स्विट्जरलैंड, ये सब यहाँ पर देखिएगा तो संघात्मक शासन है। लेकिन भारत की बात कीजिए या स्पेन की बात कीजिए तो यहाँ पर एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के शासन है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के संदर्भ में, यानी राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये क्या था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले ये कहा गया था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इन लोगों के द्वारा, गांधी जी, इन लोगों के द्वारा जो है कहा गया था कि जब देश आज़ाद होगा तो जो भी देश में समस्याएं हैं, जैसे कि बहुत लोगों का है कि हाँ अलग कुछ, जैसे दक्षिण साउथ इंडिया वाले को ले लें तो जो है अपना अलग भाषा, फिर ऊपर देखे इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग भाषा जो है लोग बोलते हैं। इनकी जो समस्या है इस समस्या को समाधान करेंगे और जो है भाषा के आधार पर जो है हम राज्यों का जो है ये क्या बोलते हैं, राज्यों को बनाएंगे, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाएंगे। अब यही देखिएगा जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है तो अब यहाँ पर बात आई है कि हाँ आपने तो कहा था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन करेंगे। अब बहुत से लोग जो है सवाल करने लगे तो बोले कि ठीक है, अभी अभी देश आज़ाद हुआ है, हम जो है ये भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन करेंगे। और इसी में जब आप देखिएगा तो सबसे पहले जो है 1953 में जो है एक राज्य जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, इस आंध्र प्रदेश का गठन जो है भाषा के आधार पर 1953 में हो गया है। आज जो आप मुंबई का नाम सुन रहे हैं, ये 1960 में ये मुंबई जो है मुंबई नहीं था। जो आज शहर महानगर जो आप देख रहे हैं मुंबई को, ये महानगर पहले नहीं था, ये मुंबई एक राज्य था। 1960 में मुंबई राज्य था। यही राज्य जो है टूट करके एक महाराष्ट्र का निर्माण हुआ और ये इसी पर आप देखिएगा तो आगे जो है एक और गुजरात का जो है, ये मुंबई पहले क्या था, एक राज्य था। जो आज आप महानगर देख रहे हैं तो मुंबई जो है पहले क्या था, एक राज्य था। 1960 में यहाँ से अलग हुआ महाराष्ट्र और देखिएगा तो गुजरात। तो जब महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ, तो यह महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राष्ट्र और मुंबई जो है महानगर घोषित कर दिया गया महाराष्ट्र। तो अब यहाँ पर देखिएगा आज के क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे संघात्मक शासन क्या है, एकात्मक शासन क्या है। जैसे कि अगर हम लोग का देश यदि पूर्ण रूप से यदि संघात्मक होता तो देखिए जब आप देखिएगा जिसे बिहार राज्य ही है, ये देखिएगा तो इधर ये बिहार है, ठीक है। तो बिहार में यदि जिस तरीके से आप देखिएगा यदि यह कंप्लीट संघात्मक होता तो जो यहाँ पर देखिएगा जैसे डीएसपी बनते हैं, तो डीएसपी कौन, स्टेट के अनुसार, यानी कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे करके, पीसीएस के एग्जाम दे करके ये डीएसपी बनते हैं। लेकिन सीएसई के तहत यानी यूपीएससी के द्वारा जो है, आईएएस के एग्जाम के द्वारा जो है यहाँ पर इस एसपी को अपने अंडर में, इस डीएसपी को अपने अंडर में करने के लिए एसपी बहाल होते हैं, यानी कि ये सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं केंद्र से। तो ये तो अपना ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, तो याद रखिए ये अपना स्टेट यानी कि बिहार जैसे स्टेट है तो उसका हो गया ये डीएसपी। और आगे जो सेंटर से आते हैं यानी सेंट्रल जो आते हैं जैसे आईएएस वगैरह हो गए, ये एसपी। तो इस राज्य को, जो राज्य अपना डीएसपी बनाया है, क्योंकि राज्य तो बिहार का है तो इसका डीएसपी इस तरीके से देखा जाए तो इसका ज़्यादा जो है अधिकार बनता है। लेकिन सरकार भी तो भेजती है ना एसपी को। अब एसपी ये क्या होते हैं, ऑल इंडिया में होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं। लेकिन अच्छे तरीके से बिहार के परिस्थितियों से भली भांति कौन परिचित होगा, बताइए तो डीएसपी की एसपी, ये डीएसपी ना होंगे। जैसे अगर हम लोग ये आप बात कीजिएगा बीपीएससी के तहत वगैरह जाते हैं, जैसे पीसीएस एग्जाम दे करके,
तो ये बिहार के परिस्थितियों से ज़्यादा परिचित है, तो ये जो है बिहार के समस्याओं को ज़्यादा समझेंगे। लेकिन सरकार जो है अपने तरफ से भेजती है एसपी, तो एसपी ये देखिए ये बिहार के नहीं, ये ऑल इंडिया में घूमते हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो इस डीएसपी को अपने अंडर में कौन कर ले रहे हैं, एसपी कर ले रहे हैं, डीएम कर ले रहे हैं, जो कि वो आईएएस का है। वो कंप्लीट बिहार का नहीं हो सकते हैं, बिहार का भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एक तरीके से जनरली बात किया जाए तो वो ऑल इंडिया के लिए होते हैं ना। तो अब इस डीएसपी को एसपी अपने अंडर में रखेंगे, तो चाह करके भी जो करना चाहेंगे ये डीएसपी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर का जो है एसपी है। तो इस तरीके से कंप्लीट आपको क्या संघात्मक दिख रहा है, कंप्लीट संघात्मक रहता तो ये जो चाहते सो कर लेते, लेकिन ये संघात्मक है ही नहीं। संघात्मक कंप्लीट नहीं है, संघात्मक तो हमारा देश है लेकिन कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा तो इस तरीके से हमारा देश संघात्मक नहीं है, एकात्मक भी कंप्लीट नहीं है, संघात्मक भी नहीं है। मतलब कि हमारा देश जो है भारत ये संघात्मक भी है और एकात्मक दोनों है। इसी तरीके से स्पेन भी है। तो अब आइए हम लोग आज के क्लास में देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, अब यहाँ से आगे के क्लास को हम लोग ले चलते हैं। तो सबसे पहले जब आप देखिएगा जब भारत आज़ाद हुआ है तो उस समय जो है भारत में 562 रियासत थे। कितने रियासत थे? लगभग 562 रियासत थे। ये आपको ध्यान देना है, रियासत 562 रियासत थे। जब भारत आजाद हुआ तो कितने रियासत थे? 562 थे। अब ये रियासत क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे कि भाई ये रियासत होते क्या है। आपको मन में सवाल आ रहा है ना कि ये रियासत क्या है। जैसे आपको कहेंगे कि आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि हाँ ये तो हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश। जैसे ही आपको कहेंगे कि भारत के 28 राज्य, तो ये भी समझ जाइएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य, ये समझ रहे हैं। लेकिन ये रियासत क्या है ये आप नहीं समझ पाइएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग जो है जानते हैं कि हाँ चलिए भाई हम जानते हैं कि हाँ ये रियासत समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि रियासत क्या है। तो सबसे पहले जब देखिए यहाँ पर रियासत क्या होते थे, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर हम लोग बात करें ये समझने के लिए भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर भारत है, भारत का मानचित्र दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। चलिए ये भारत का मानचित्र ऊपर हम बिहार का लगा करके रखे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए अब चूंकि ये आर्ट्स और जीएस का क्लास यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर तो सिंपल सा बात है कि भारत का आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर बिहार स्पेशल की दुनिया में चले तो बिहार के मानचित्र के स्पेशल बिहार मानचित्र का जो है जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड को समझे ना तो वर्ल्ड से ज़्यादा नहीं पूछता है। मैंने कहने का मतलब है कि वर्ल्ड के लेवल का जो नॉलेज होगा तो हम लोग मोटा मोटी लेकर के चलेंगे ना। मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे फ्रांस की क्रांति वहाँ से उठा लिए, तो उसमें उतना देश किचिर पिचिर नहीं बनाना है। किचिर पिचिर करने का मतलब कि ज़्यादा देश नहीं बनाना है। जिस देश को पढ़ा रहे हैं बस उस देश का जो है फिगर बनाए वहाँ से, तो ये हम लोग फिगर बना लेते हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें, बिहार की बात करें, तो इसमें हम लोग डीपली जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा देश है, हमारा राज्य है, तो इसमें डीपली हम लोग पढ़ेंगे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये भारत जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर अलग अलग जो राजा थे, अलग अलग राजा थे, छोटे मोटे जो राजा थे। अब यहाँ पर ये क्या, जब अंग्रेज आया ना बंगाल में, जब बंगाल में आया, मद्रास में आया, मुंबई में आया, मद्रास में आया, है कि नहीं। बंगाल में जब बंगाल में जो है अंग्रेज जो है अपना गवर्नर जनरल बना दिया, मद्रास में अपना जनरल बना दिया है। इधर देखिएगा तो आप जो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में, तो यहाँ पर जब देखिएगा तो यहाँ पर अपना जब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल जो हेड होते थे, लेकिन वहीं मद्रास की सिर्फ गवर्नर होते थे। और वहीं ये आपको बोलते हैं मद्रास को हो गए गवर्नर, मद्रास को हो गए गवर्नर। फिर इधर देखिएगा तो मुंबई के गवर्नर, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि मुंबई पहले क्या था, एक राज्य था, राज्य था पहले मुंबई। ये जो आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात, ये महाराष्ट्र गुजरात पहले नहीं थे, यह दोनों मिला करके ही एक राज्य जिसका नाम था मुंबई, एक राज्य जिसका नाम था मुंबई। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो भी छोटे छोटे राज्य थे, राज्य मतलब राजा का जो भी छोटे छोटे ये राजा का क्षेत्र था, तो ये राजा तो अपने में ही लड़ते रहते थे। जब अंग्रेज आया अब वही ना हुआ। अब देखिएगा जैसे बंगाल की बात कीजिएगा तो बंगाल में सबसे पहले कौन, अलीवर्दी खां। उसके बाद जो है देखिएगा तो सिराजुद्दौला। उसके बाद देखिएगा तो मिर्जाफर जो कि सिराजुद्दौला को ही धोखा दे दिया। उसके बाद देखिएगा मीर कासिम, फिर आया मिर्जाफर। तो उसके बाद जो है कंपनी जो है अंग्रेज जो है अपना जो है एक हेड बना करके बंगाल को जो है चला रहे हैं। तो उसी समय जब इसी में देखिएगा जब लॉर्ड वेलेस्ली आया,
तो उसने क्या बोला, अंग्रेज है, जब लॉर्ड बेलेजली आया तो इसने कहा कि सुनो भैया, सब राजा को जो है सुनाया कि सुनो, ध्यान से सुनो, जो हम कह रहे हैं सुनो। तो लोग बोले कि भाई ये क्या नियम लगा रहा है। इसने कहा कि जितने राजा हैं आप लोग तो अपना सेना रखते हैं, उस सेना को जो है चलाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए इस क्षेत्र का कोई राजा है, अगर हैदराबाद की ही बात करें, हैदराबाद के जो निजाम है तो अपने पास सेना रखेंगे तो उस सेना को चलाने के लिए भाई कुछ पैसा देंगे ना, जैसे सेना खाना खाएगी, बंदूक वगैरह, मतलब बहुत सारा का जो है खर्चा तो आएंगे सेना का। अब यही लॉर्ड बेलेजली बोला है कि आप जो है सेना में एक साल में यदि आप 20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, 20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, तो हम जो है आपको यह मात्र 2 लाख रुपया ही लेंगे। कितना लेंगे? 2 लाख रुपया लेंगे, आप हमारा सेना रखिए। ध्यान से सुनिए, सभी राजा को जो है सुना रहा है। लॉर्ड बेलेजली बोला कि यदि आप अपना सेना रख रहे हैं तो उस सेना को जो है एक साल में लगभग 20 लाख खर्चा करते होंगे, सेना को खिलाने पिलाने में, कपड़ा लाता में, बहुत सारा काम में जो है इसको पैसा देते होंगे, क्योंकि वो तो आपका काम कर रहा है, आपका सुरक्षा दे रहा है। तो इस सेना को आप 20 लाख रुपया देते होंगे ना, तो वह हमको 20 लाख रुपया नहीं चाहिए, आप हमको 2 लाख रुपया दे दीजिएगा, हम जो है आपको अपना सेना दे देंगे। लॉर्ड बेलेजली अंग्रेज है, अंग्रेज कर रहा है कि आप हमारा सेना ले जाओ, जो आप अपना सेना रखते हो 20 लाख रुपया देते हो, हम वही सेना देंगे, उसी टाइप का मजबूत देंगे, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपया लेंगे। तो देखा सबके भाई, तो बच रहा है पैसा, ये तो पैसा बच रहा है। जो सेना में 20 लाख खर्च कर रहे हैं वो 2 लाख रुपया। एक और इसके साथ समस्या था, ये बोला था, साथ ही साथ बोला था कि आप हमारा सेना रखो, अगर सेना नहीं रखोगे ना तो हम तुमसे लड़ाई करेंगे। अब राजा की मजबूरी बन गई, और राजा ये भी देख रहा था कि भाई इधर पैसा भी बच रहा है, 20 लाख का काम 2 लाख में चल जा रहा है, और दूसरा ये बात है कि अगर इसका सेना नहीं रखेंगे तो सहायक संधि के माध्यम से हमको जो है हमारे ऊपर जो है आक्रमण करेगा। और किया भी, जब इधर देखिएगा तो मैसूर में टीपू सुल्तान से बोला कि तुम हमारा सेना रख लो। लॉर्ड बेलेजली, ये अंग्रेज, बोला कि आप हमारा सेना रख लो, तो टीपू सुल्तान नहीं रखा, तो टीपू सुल्तान को मार दिया। अब ये छोटा एक संक्षेप में हम बता दिए कि टीपू सुल्तान को मार दिया। 3-4 बार जो वहां पर भी लड़ाई हुई, ऐसा नहीं है कि एक बार में जो मार दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि लड़ाई हुई। अब टीपू सुल्तान भी तो रोक लगा दिया था ना। जो अंग्रेज यहाँ से व्यापार करके गरम मसाला लेके जाते थे, चंदन की लकड़ी लेकर के जाते थे, सूती वस्त्र लेकर के जाते थे, तो टीपू सुल्तान बोला कि खबरदार, हमारे क्षेत्र से कोई भी अंग्रेज जो है किसी भी चीज को खरीद करके नहीं ले जा सकता है। अब अंग्रेज इससे और भड़क गए। पहला ये कि टीपू सुल्तान जो है इसका सेना नहीं रखा था, इसे और गुस्सा था, और दूसरा ये कि इसने क्या कर दिया, टीपू सुल्तान ने अपने क्षेत्र से गरम मसाला पर, चंदन की लकड़ी पर और सूती वस्त्र पर ही रोक लगा दिया। अब यही आइए ध्यान दीजिए, इसने बोला लॉर्ड बेलेजली कि आप सेना में 20 लाख रुपया खर्चा करते हो, तो उसी प्रकार का हम सेना देंगे, सिर्फ आप हमको सालाना एक साल में 2 लाख रुपया दे दीजिएगा। तो बहुत लोग देखे, ठीक है भाई, इतना अच्छा बात बता रहा है। ये बोला कि मानते हैं कि चलिए आप अभी आपके पास जो है, मान के चलिए कि आपके पास 500 सेना है, सपोज डेट। अब छोटे मोटे राज्य थे, ज़्यादा सेना वगैरह नहीं रहते थे, बहुत कम ही रहते थे, छोटे ही राज्य थे ना, तभी तो आप 562 देख रहे हैं। अभी आप 28 राज्य देख रहे हैं, तो कितना बड़ा है आप देख रहे हैं ना। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो कितना बड़ा बड़ा है कि नहीं, जबकि 28 राज्य है। तो इस समय सोचिए 562 होंगे, 560 से प्लस होंगे, तो कितना और छोटे होंगे। तब सपोज डेट मान के चलिए कि राजा जो है 500 सेना रखा है, तो ये बोला, अंग्रेज बोला कि ठीक है, अभी आप 500 सेना रखे हैं ना, एक काम करते हैं, अभी हम आपको 50 सेना दे देंगे, लेकिन ये नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल परिस्थिति में आपको 50 सेना दे रहे हैं, लेकिन जैसे हमको ऐसा लगेगा, चाहे आप कहिएगा कि नहीं हमारे ऊपर हमला होने वाला है, तो तुरंत हमारे पास तो मद्रास में भी सेना है, हमारे पास तो बंगाल में भी सेना है, मुंबई में भी सेना है, हम क्या करेंगे, तुरंत ला करके जो 500 है 5000 दे देंगे। ई कहा भाई, अरे भाई तो सही बात है। राजा बोला कि तो सही, हमको लग रहा है कि पैसा भी कम ले रहा है, और कह रहा है कि फिलहाल अभी जैसे आप 500 सेना रखते हैं, तो 500 सेना भले ही रखते हैं नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल यानी कि स्थिति में, जब युद्ध का संभावना नहीं है, तब आपको जो है 50 सेना दे देंगे, लेकिन जैसे हमको लगेगा कि आपके ऊपर जो है युद्ध होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसी सेना को 50 से 5000 कर देंगे। और पैसा कितना ले रहा है, देखिए 2 लाख रुपया, इतना पैसा बच रहा है कि नहीं। समझाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जो अब आप यहाँ पर देखिएगा तो बहुत ऐसे जो है, सबसे ज़्यादा तकलीफ किनको था, सबसे ज़्यादा हैदराबाद के निजाम को तकलीफ था, मराठा वगैरह से, इन लोगों से। इसने फटाक से जो है जा करके साइन करते हैं, हम इसके लिए रेडी हैं।
हैदराबाद के निजाम जो है जाकर के साइन कर दिया कि हाँ हम इसके लिए रेडी हैं, आप जो है जो सहायक संधि लाए हो उस पर इसने हस्ताक्षर कर दिया हैदराबाद के निजाम, और सबसे पहले उसने ही जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके और अंग्रेजी सेना का हेल्प ले लिया। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे देखते देखते जो है धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ, और इसने कहा कि देखो भाई सिर्फ हम सेना दे रहे हैं, हमसे आप ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली बोला कि देखो भाई सिर्फ हम आपको सेना दे रहे हैं, ऐसा थोड़े है कि आपका क्षेत्र हम ले रहे हैं, आपको जो है हमारे अंडर में रहना है, ऐसा नहीं है, सिर्फ अपना हम सेना दे रहे हैं, आप राजा है तो राजा रहिए, क्या दिक्कत है, आप अपना राजपाट कीजिए, हमारा सेना सिर्फ आपके साथ है। तो अब यही देखिएगा तो धीरे धीरे और जो है राजा देख कर के अब ये दिक्कत का भी बात था कि जो राजा जो है इसका सेना नहीं रखता था ना, अब ये तुरंत जो है उस राजा से लड़ाई करने लगता था कि यदि आप सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। सहायक संधि क्या था, सहायक संधि, सहायक नामे देख रहे हैं, सहायक संधि यह एक ऐसा संधि जो सहायता के लिए, और सहायक संधि के तहत ही अंग्रेज जो है सहायक सेना देते थे, सहायक सेना देते थे, सहायक सेना देते थे, सहायक संधि के तहत जो है अंग्रेज सहायक सेना देते थे। तो इसने कहा था, अंग्रेज कहा था, लॉर्ड वेलेस्ली कहा था कि जो हमारा सेना नहीं रखेगा हम उसे लड़ाई करेंगे। तो ये एक मजबूरी थी, अब लोग चूंकि लड़ाई करते थे हार जाते थे, अंग्रेज उसको क्षेत्र अपने में लपेट लेता था। इसी तरीके से ना भाई बंगाल में हुआ कि अंग्रेज जो है आया और आकर के जीत लिया धीरे धीरे कंपनी के माध्यम से। अब बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है। अब कैसे आपको जो है राज्य पुनर्गठन आयोग समझाएंगे, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो इसने क्या कहा कि जो हमारे सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा उसे हम लड़ाई करेंगे। ये देखते देखते सभी राजा जो है इसके सेना को रखने लगे और सेना को यहीं रखने लगे। तो इसने क्या बोला था कि हम आपका क्षेत्र थोड़े लेने जा रहे हैं, हम आपका क्षेत्र नहीं लेंगे, सिर्फ आपको जो है हम अपना सेना का हेल्प देंगे, सेना का मदद देंगे। आप वहाँ का राजा रहिए, जिस तरीके से हेड है हेड रहिए, आप अपना शासन कीजिए, अपना राजपाट कीजिए, हम जो है सिर्फ आपको सेना देंगे। तो क्या ये अंग्रेज उनसे क्षेत्र लेने का बात किया था? नहीं, तो ये बोला था बल्कि क्षेत्र तो हम उनसे लेंगे जो सहायक संधि पर साइन हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो हमारी सेना नहीं रखेंगे, उनसे हम लड़ाई करेंगे, लड़ाई करके उनके क्षेत्र को जीत लेंगे। तो बहुत से ऐसे राज्य जो भी राजा, बहुत से ऐसे राजा थे जो साइन नहीं किए सहायक संधि पर, तो ये क्या किया, अंग्रेज उनसे लड़ाई किया, उनका जमीन जो है, उनका क्षेत्र जो है छीन करके रख लिया। अब यहाँ पर देखिए तो यही आप देखिएगा तो यही रियासत होता है। तो आप तो समझ गए हैं कि रियासत, तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो सोच के देखिए 562 रियासत थे। तो अंग्रेज कितना को जो है मुर्गा बनाया था, 562 को, 62 नहीं 562 को, 500 यहाँ पर आपको कभी कभी ऑप्शन में मिल जाएंगे 560 प्लस। जैसे एग्जाम दिए वहाँ पर रह गया कि हाँ भारत में पहले कितने रियासत थे जब देश आज़ाद हुआ, 563 देगा, मार दीजिएगा 563, 562 देगा वो भी मार दीजिएगा। मतलब कि देखिएगा 560 से लेकर के 60-65 के एवरेज, यानी 60 प्लस में जो भी रहेगा ऑप्शन में जो आपको दिखाई देगा, अगर 562 दिखाई दिया तो इसको मार दीजिएगा, 63 दिखाई दिया उसको मार दीजिएगा। चलिए तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, सहायक सेना समझ गए, सहायक संधि भी समझ गए होंगे। सहायक संधि के तहत ही सहायक सेना दिया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा जो है दिया जाता था। किनको? जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते थे। अब यहाँ पर देखिएगा मैसूर का जो टीपू सुल्तान था, इसने तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर ही नहीं किया, बोला कि हम आपका सेना क्यों रखेंगे। अब इस तरीके से इसने क्या किया, मैसूर के जो शासक थे टीपू सुल्तान, उसके पिता हैदर अली, तो इसने क्या किया, उनसे लड़ाई करने लगा, लड़ाई किया, उस लड़ाई में मार दिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, सबसे पहले याद रखिएगा रामकृष्ण, सबसे पहले क्या, रामकृष्ण आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले किसका गठन किया गया? रामकृष्ण का आयोग का गठन किया गया। किस लिए? इनसे कहा गया देखो भैया एक ऐसा आपको जो है करना है कि राज्य का निर्माण हो, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो इन्होंने काफी विचार विमर्श के बाद इन्होंने कहा कि देखिए आप जो है राज्य का गठन नहीं कीजिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं कीजिए। किसका? रामकृष्ण आयोग। इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं लग रहा है,
इनको जो है ये काफ़ी विचार विमर्श के बाद बोले कि रामकृष्ण आयोग क्या बोले कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर पाना संभव नहीं है। उसके बाद आया, ध्यान दीजिएगा, JBP, जे से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और बी से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल आप कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। और पी से जो हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर में कौन हो जाएंगे, पहला तो जवाहरलाल नेहरू, दूसरा वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ये जो है इस आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग से जो है यह तय किया गया कि नहीं भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जा सकता है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। और यही देखिएगा 1953 में आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अब ये देखिए, ये संसद में बिल अभी पास नहीं है। 1953 में जब ये आंध्र प्रदेश को जो है राज्य जो है भाषा के आधार पर जो है घोषित किया गया, आंध्र प्रदेश को जो है भाषा के आधार पर क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। तो सभी जगह जो है देश के अलग अलग राज्यों में भाई सब लोग हल्ला करने लगे कि नहीं हमारे यहाँ भी भाषा के आधार पर भी राज्य बनना चाहिए, हमारे यहाँ सब जगह जो है भारत में सभी लोग जो है हो हल्ला कर रहे हैं। अभी समझाएं कि अरे भाई रुको, तो अभी देश आज़ाद हुआ है, अभी सारा चीज़ जो है सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग ठीक करेंगे। ये तो हम ट्राई मारे इस तरीके की, यहाँ देख रहे हैं सफल हो रहा है कि नहीं। ये तो बोले थे ना, रामकृष्ण आयोग जो है ये बोले थे कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन कर पाना संभव नहीं लग रहा है। इन्होंने यह जो है काफ़ी विचार विमर्श के बाद बोला, लेकिन फिर जो है JBP आयोग का गठन करके यह तय किया गया कि हाँ भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है तो देश के अलग अलग राज्यों में जो है यह हल्ला हो रहा है कि अब जो है हमारे यहाँ भी भाषा के आधार पर राज्य जल्दी बनाइए। इन्होंने कहा अरे भाई जो उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग समझाएं क्या आप हल्ला क्यों कर रहे हैं। अभी तो इसको हम संसद में पास करेंगे ना, संसद में पास करेंगे। ये जो है यहाँ पर जो अभी आप देख रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बोले कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये जो है नियम है, इसको हम लोग सबसे पहले पारित करेंगे संसद में, जो है इसको जो है लागू यानी पारित करेंगे, पास करेंगे। किसको, एक बनाएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाएंगे, उसको जो है संसद में पास करेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अलग अलग देखेंगे कि कहाँ, जहाँ पर एक भाषा के, जैसे मान लीजिए कि इधर देखिए साउथ इंडिया में जो है लोग रह रहे हैं तो इन लोगों का भाषा अलग है, तो इधर के लोग को जो है एक तरफ करके भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे। तो जहाँ के लोग जैसे जैसे भाषा को एक जैसे बोलने वाले होंगे उनको एक जगह करके भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन कर देंगे। ये सबसे पहले 1953 में बहुत इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया, राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश 1953 में। तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है इन्होंने गठन किया कब, 1953 में, 1953 में। और ये जो है 2 साल का टाइम लिए, कौन, इसके जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था फजल अली, यह एक जज साहब थे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पर जो है काफ़ी रिसर्च मारते हैं। इन्होंने 2 साल का टाइम लिया और बोला कि हाँ ठीक है ये बहुत अच्छा रहेगा। भारत में जो है, ध्यान से देखिए, भारत में जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है काफ़ी विचार विमर्श के बाद, जिसका अध्यक्ष फजल अली थे, कौन थे, फजल अली, इन्होंने कहा कि हाँ ये संभव है कि भाषा के आधार पर भारत में 14 राज्य बन जाएंगे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस समय अभी जो आप 28 देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि उसी समय जो 28 राज्य या 27 राज्य या 29 राज्य जो है भारत में बन गया है, बल्कि 1953 में जो है इन्होंने 2 साल का टाइम लिया और 2 साल का टाइम लेने के बाद 1956 में इन्होंने कहा, 1956 में कहा कि हाँ ये संभव है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ये बिल पास हो गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और इसी में आप देखिएगा तो उस समय भारत में जो है 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अब यहीं पर आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, 1960 का जो कहानी हम आपको बताएं, मुंबई में से दो अलग अलग बताएं जैसे राज्य हुआ, एक महाराष्ट्र और मुंबई पहले राज्य था, उसमें से एक गुजरात राज्य बन गया और एक जो है महाराष्ट्र बन गया। फिर वहीं आप देखिएगा 1963 के आसपास में ये नागालैंड को जो है स्वतंत्र जो है एक राज्य बनाया गया, किसको, नागालैंड को, भाषा के ही आधार पर। तो अब आप ये धीरे धीरे देख रहे हैं कि कैसे जो है जब देश आज़ाद हुआ, कैसे जो है जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये क्यों, अब आप ही को कहा जाएगा कि घर में आपको शासन करना है। सपोज डेट मान लीजिए आपको एक दुकान चलाना है, तो दुकान को खोलिएगा, सोचिएगा कि इधर ये सामान रखेंगे, इधर ये सामान रखेंगे, उधर वो सामान रखेंगे, है कि नहीं, तब जो है आप अच्छे तरीके से दुकान को चला पाइए। तो अभी ये ढांचा बन रहा है, समझ रहे हैं ना, भारत का ये ढांचा तैयार हो रहा है। इसीलिए हम आपको पहले भी बताए हैं कि भारत का जो ढांचा है वो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की ढांचा तो संघात्मक और भारत की आत्मा एकात्मक है। तो यही आप देखिएगा, यदि आपको कोई घर बना रहे हैं तो देखिएगा कि इधर टॉयलेट, बाथरूम, इधर रूम, इधर हॉल, इधर, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो ये धीरे धीरे आप जब तक आप ढांचा नहीं बना पाइएगा, फिर आपका घर अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगा। तो अभी हम लोग का देश आज़ाद हुआ है और देश आज़ाद होने के बाद हम लोग ढांचा बनाएंगे ना भाई कि किधर कौन सा राज्य होगा। जो आप अभी देख रहे हैं इधर कर्नाटक इधर नहीं था, पहले तो इधर था। ये बहुत उल्टा पुल्टा सिस्टम था। भारत जब आज़ाद हुआ बहुत उल्टा पुल्टा आपको सिस्टम मिलेगा। जो कर्नाटक इधर आज आप देख रहे हैं, कर्नाटक इधर नहीं था, इधर था। मुंबई आप जो देख रहे हैं आज, जो है मुंबई देख रहे हैं, ये पहले, आज मुंबई एक महानगर है, लेकिन ये पहले एक राज्य था। उसी राज्य में से जो है एक गुजरात अलग हुआ, एक जो है महाराष्ट्र अलग हुआ। तो ये बहुत उल्टा पुल्टा सिस्टम है, इसको जो है अभी तो ठीक किया जा रहा है। ये तो घर बनाया जा रहा है कि किधर बाथरूम रहेगा, किधर किचन रहेगा, किधर रूम रहेगा, किधर हॉल रहेगा, किधर, ये हर एक चीज को अभी सिस्टमेटिक वे से ठीक किया जा रहा है। तो इसी में आप देखिएगा तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है यहाँ पर देखिएगा पारित कर दिया गया है 1956 में, और 1956 में तय हुआ है कि 14 राज्य बनेंगे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। हम आपको ये भी बताएं कि 1960 में जब आप यहाँ पर देखिएगा तो मुंबई से जो है 2 अलग अलग राज्य, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। वहीं 1963 की बात करें तो यहाँ पर जो है एक स्वतंत्र नागालैंड की स्थापना, एक स्वतंत्र नागालैंड राज्य को जो है बनाया गया है। तो ये आप यहाँ से जो सिस्टम हम लोग चलेंगे, तो अब यहाँ से अगले क्लास में देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि भाई क्लास कैसा लग रहा है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।